मदनी साहब को क्या दिक्कत है, किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार को आसाम वालों को होश आया है ना जी सर। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो काम किया है, बिल्कुल यकीन है कि मुसलमानों को एक नया हौसला मिला। अब 2014 तक उनके साथ थे तो हम कॉमनल नहीं थे, और ये कॉमनल हमको कर रहे हैं। कोई एक काम 15 किलो का जानू कट जाए वो लंगड़ा हो सकता है, 5 किलो का बाजू कट जाए वो लूला हो सकता है, लेकिन 3 किलो की गर्दन से मुंडी कट जाए तो लाश है। लाश। तो जिस जिस्म में गर्दन नहीं है यानी सर नहीं है वो लाश है। जिस कौम की क़यादत नहीं है वो भी मानिंदे लाश है। सीमांचल की वो पट्टी जिसको आज लोग चिढ़ाते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिया करते हैं कुछ कमबख्त किस्म के लोग। अरे बांग्लादेशी घुसपैठी है, हम चाहते तो पूरा बांग्लादेश में जा सकते थे। कम्युनिस्ट वाले इनको इलेक्शन के जमाने में कहते कि मजहबी अफ्यून वाले हैं, या कांग्रेस वाले कहते थे मुल्क के बंटवारे वाले हैं। लेकिन जब हुकूमत नहीं बन पाई, हंग असेंबली हो गई, तो दौड़े दौड़े आए, लोगों ने मालिश की कि ऊपर आसमान नीचे पासमान। ये हिम्मत हौसला दिया उन्होंने। ये जादव भाइयों को देखिए, ये अहीर कहलाते थे जी सर, है ना, लेकिन लालू यादव का भला हो। मुसलमान अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो क्या हिंदुस्तान में राजनीति की जा सकती है सिर्फ मुसलमान के नाम पर सर? गैर मुस्लिम बच्चे यतीम हो गए, गैर मुस्लिमों का मर्डर हुआ, और उसमें जो शख्स आदमी बोलता है और जाहिर है ये जुल्म करने वाले मुसलमान ही रहेंगे सर पार के, उसके बावजूद भी इस शख्स ने खुलकर इसकी वकालत की और कोई दूसरा नहीं बोल सका इस तरह, और उस आदमी को आप फिरकापरस्त कहते हैं। मैं कहता हूँ इश्तिराक है, और एक को कहता हूँ इंज़िमाम की सियासत। किसी राजनीतिक दल में विलय कर देना जी सर, ये इंज़िमाम है जी सर, और अपने वजूद को बाकी रखते हुए किसी का गठबंधन करना, इसका नाम है इश्तिराक कहते हैं। दोनों तजर्बे हुए हिंदुस्तान में। मुसलमानों के ताल्लुक से मैं कहता हूँ कि 15वीं अगस्त की जो सुबह थी हमारे लिए बड़ी अजब व गरीब थी। मैं उसकी तमसील देता हूँ कि उस घर का आलम क्या होगा कि बेटी की बारात आ रही हो, सहनाई बज रही हो, लेकिन ऐन उसी वक्त अगर बेटे की लाश आ जाए दरवाजे पे तो उस घर का आलम क्या होगा। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ हमारे खास मेहमान है MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईवान साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर एक लेटर फिलहाल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सर। असदुद्दीन ओवैसी साहब या MIM जो है फिलहाल असम में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सर, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब बदरुद्दीन अजमल साहब के फेवर में समर्थन करते हुए वो रैलियां करते नजर आए सर। उसके बाद जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक नोटिस जारी होती है सर, जिसमें कहा जाता है बदरुद्दीन अजमल साहब से कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप जवाब दीजिए कि फिरका परस्त जो पार्टियां हैं या पार्टी है उनसे आपने समर्थन क्यों ली या हिमायत क्यों ली। हालांकि उसमें नाम तो MIM का जिक्र नहीं है, लेकिन सबको मालूम है कि जिस तरीके से MIM को पहले भी टारगेट करते रहे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जमीयत उलमा हिंद जी सर हिंदुस्तान की बड़ी मोतबर, मुस्तनद और एक बेहतरीन सियासी, समाजी, तालीमी, दावती तंजीम का नाम है। मुल्क की आज़ादी में भी इनका बड़ा रोल रहा, और अल्लाह गरीक़ रहमत करे हमारे उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने इसकी ज़रूरत को महसूस किया। और अब इस वक्त जनाबे मौलाना हज़रत महमूद मदनी साहब का जो वो आया है, जो फरमान जारी हुआ है, इसके ताल्लुक से वो लोग बेहतर समझेंगे, लेकिन इस बात से बड़ी तकलीफ है कि ज़ाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये कहता है कि मुसलमानों में ये हश्र है MIM का। मामला ये है कि भाई हिंदुस्तान में तमाम तर जो रिपोर्ट्स हैं, चाहे सच्चर हो, चाहे रघुनाथ मिश्रा हो, गोपाल सिंह पैनल हो, या उससे पहले की रिपोर्ट्स भी हो, या उसके बाद की भी रिपोर्ट हो, अभी ताज़ा तरीन बिहार में जात पर मबनी शुमार हुआ, उसकी रिपोर्ट भी देख लें कि मुसलमानों की सियासी, समाजी, तालीमी, इक़्तिसादी, तहजीबी, लसानी किसी सूरत हाल में मुसलमान महफूज नहीं है इस वक्त। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की आन पड़ी है कि आप ये बताएं कि हमारी पार्टी को ये कहते हैं कि हम कॉमनल हो गए। 2014 से पहले उस UPA गठबंधन में ही तो थे ओवैसी साहब के अब्बा जान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उससे पहले उनके अब्बा हुजूर, ये तो थे। तो उस वक्त हमारी पार्टी कॉमनल नहीं थी, और फिर आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमको कॉमनल का। कोई एक वर्क बता दीजिए MIM का। दो चीजें हैं, कौम परस्ती को बहुत अच्छी आप समझते हैं भाई, नेशनलिस्ट होना चाहिए आदमी को, ये जुमाना मामला है। एक तरफ तो जब कौम परस्ती बेहतर है तो फिरका परस्ती भी बेहतर है, लेकिन फिरका परस्ती को आप खराब कहते हैं।
फ़िरका परस्ती का असल मफहूम यह है कि अपने फ़िरक़े से मोहब्बत करना, लेकिन हिंदुस्तानी तनाजुर में यह है कि फ़िरका परस्ती यह है कि अपने फ़िरक़े की भला हो या बुरा हो, दूसरे फ़िरक़े को बुरा कहना, इसी को हम सेकुलरिज्म कर रहे हैं। अब सेकुलरिज्म का मतलब है बरीउल मजहब हो जाना, मजहब से बेनियाज हो जाना। बिल्कुल सर। लेकिन हिंदुस्तानी जो हमारी सियासी समाजी ढांचा है, जो तकसीदी आबादी हमारी है, उसमें यह है कि रवादारी, मजहबी रवादारी, अपने मजहबी अकीदे पर अमल करो और दूसरे के अकायद का एहतराम करो, अपने धर्म के आदर्शों का पालन करो और दूसरों का आदर करो, यही हमारा है। अब 2014 तक उनके साथ थे तो हम कॉमनल नहीं थे, और ये कॉमनल हमको कर रहे हैं। कोई एक काम, हम मुसलमानों के दर्द की बात करते हैं, उनके तकलीफ की बात करते हैं, हम किसी गैर मुसलमानों के नुकसान देने वाली कोई बात नहीं करते, न उनके इबादत खानों के ताल्लुक से, न उनके मजहबी शख्सियात के ताल्लुक से, न मजहबी इबादत खानों के ताल्लुक से हम कुछ भी बुरा नहीं कहते उनको, बल्कि दलितों का, पसमानदों का, हर मजलूम का, चाहे वो किस जात और बिरादरी का, उसकी आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बने हुए हैं, है ना। जब वतन का मामला हो तो अभी कश्मीर की वादियों में जो कुछ बयान उनका आया है, तो आप बता लीजिए क्या ये गैर मुस्लिमा जो बहन बेवा हो गई, गैर मुस्लिम बच्चे यतीम हो गए, गैर मुस्लिमों का मर्डर हुआ, और उसमें जो शख्स आदमी बोलता है और जाहिर है ये जुल्म करने वाले मुसलमान ही रहेंगे सर पार के, उसके बावजूद भी इस शख्स ने खुलकर इसकी वकालत की और कोई दूसरा नहीं बोल सका इस तरह, और उस आदमी को आप फ़िरका परस्त कहते हैं। तो ओवैसी साहब की तारीफ भी तो हुई इस मामले में। तारीफ मैं कह रहा हूँ, दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन आपको क्या दिक्कत हो रही है? ये तो बड़ी कोताह नजरी होगी, इससे पहले भी कोताह फिक्री होगी। अब महमूद मदनी साहब को क्या दिक्कत है, किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। सर अभी ये मुमकिन है उनकी सरदारी की लड़ाई हो सकती है, जनाब वाला इतने मोतबर आलिम दीन है, लेकिन हजरत तो पार्लियामेंट में जाने की हवस तो है, पार्लियामेंट में कई बार कोशिश की, इलेक्शन लड़े तो बता दिया लोगों ने कि इलेक्शन लड़ना कितनी दिक्कत की बात है, हम लोग उसका एहतराम करते हैं, मोतबर आलिम दीन है, और एक मोतबर आलिम दीन कितने बड़े हैं, लेकिन एक अच्छे खानवाले से उनका ताल्लुक है, एक बड़े इदारे से उनका ताल्लुक है ना। उनके खानदान की हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में बड़ा रोल रहा है, हिंदू मुस्लिम एकजहती में भी उनका बड़ा रोल रहा है, लेकिन ओवैसी के खानदान की भी खिदमत उनसे कुछ कम नहीं रही है। अच्छा सर, अभी आपने जो है जमीयत उलमा हिंद के बारे में कहा कि सियासी जमात के तौर पर भी आपने उनका जिक्र किया, लेकिन महमूद मदनी साहब इससे पहले भी कई बार वो कह चुके हैं कि हिंदुस्तान की इस राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो है मुस्लिम अलग पार्टी बना करके, मुसलमान अलग पार्टी बना करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। आज़ादी का 80 साल हो चुके हैं सर, आपको क्या लगता है कि मुसलमान अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो क्या हिंदुस्तान में राजनीति की जा सकती है सिर्फ मुसलमान के नाम पर? सर लोग हालांकि ये कहते हैं कि देखिए बहुत सारी जात है, छोटी छोटी जात के लोग हैं, 2% 3% लोग, वो लोग जो है पार्टी बना लिए हैं, लेकिन मुसलमान पार्टी नहीं बना सकते। फिर वो लोग दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर पार्टी बनाएंगे तो इधर 20% हो जाएंगे, उधर 80% हो जाएंगे। आप किस पर क्या राय है सर? देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों के ताल्लुक से दो सियासी तजर्बा है, एक को मैं कहता हूँ इश्तिराक है और एक को कहता हूँ इंज़िमाम की सियासत। किसी राजनीतिक दल में विलय कर देना, जी सर, ये इंज़िमाम है। जी सर। और अपने वजूद को बाकी रखते हुए किसी का गठबंधन करना, इसका नाम है इश्तिराक कहते हैं। दोनों तजर्बे हुए हिंदुस्तान में। दरअसल हुआ यह कि मुल्क की आज़ादी के वक्त चूंकि मुस्लिम लीग बंटवारे की कितनी जिम्मेदार थी और कांग्रेस कितनी जिम्मेदार थी, मुस्लिम लीडर्स कितने जिम्मेदार थे, और सरदार पटेल और नेहरू कितने जिम्मेदार थे। एक गैर जानिबदार और दयानतदार अगर कोई तारीख का मुताला करेगा तो पता चल जाएगा कि दोनों का कसूर बराबर था। किसी एक को मुरीद इल्जाम ठहराना मुनासिब नहीं है, उस पर बहुत सारी तहकीकी चीज़ें भी हैं, बहुत सारे खतूत हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अली रहमा का जो बकिया 30 औराक उनके हैं कि मेरी मौत के 30 साल के बाद उसको जारी किया जाए, तो आप देख लीजिए उनको पढ़ करके, तो बराबर के थे। लेकिन उस वक्त चूँकि मुल्क के तकसीम के वक्त का अगर हिंदुस्तानी सियासी समाजी मंजरनामे को आप देखेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। मुसलमानों के ताल्लुक से मैं कहता हूँ कि 15वीं अगस्त की जो सुबह थी हमारे लिए बड़ी अजब व गरीब थी। मैं उसकी तमसील देता हूँ कि उस घर का आलम क्या होगा कि बेटी की बारात आ रही हो, सहनाई बज रही हो, लेकिन ऐन उसी वक्त अगर बेटे की लाश आ जाए दरवाजे पे तो उस घर का आलम क्या हो। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ऐसा ही कुछ था। एक तो यह है कि अंग्रेज जालिमों से निजात मिली मुल्क को, है ना, और तो मुसलमानों ने कितनी गर्दनें कटाई, उनकी क्या खिदमत रहे वो दुनिया जानती है। लेकिन मुल्क के बंटवारे ने हिंदुस्तानी मुसलमानों का बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, है ना। हमको आज़ादी मिली भी थी, लेकिन वही हुआ
कि ताज सर पे था और गर्दन पे तलवार थी। तो ये हालात हमारे लिए रहे। उसके बाद मौलाना आज़ाद अली रहमा बड़े दिल बर्दाश्ता थे, और उस वक्त मौलाना और हर वक्त हर जगह पर कमज़ोर मुसलमानों का खुशहाल तबका, पढ़ा लिखा तबका, वो तबका जो चाह रहा था कि मुझे अलग मकाम हासिल करने हैं, वो बेशतर पाकिस्तान में चले गए। हिंदुस्तान में जो लोग रहे वतन पर, अब हमारा सीमांचल का इलाका है, जरा करवट बदलते हम लोग, हमारे आबा व अजदाद तो बांग्लादेश का हिस्सा बन जाते, जो उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन मुझे फख्र है अपने आबा व अजदाद पर कि उन्होंने अपने वतन से मोहब्बत का सबूत दिया, है ना। वरना सीमांचल की वो पट्टी जिसको आज लोग चिढ़ाते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया करते हैं कुछ कमबख्त किस्म के लोग, अरे बांग्लादेशी घुसपैठी है, हम चाहते तो पूरा बांग्लादेश में जा सकते थे। मेरी गैरत मिल्ली को, मेरे गैरत कौमी को तुम नहीं देखते कि हमने तुम्हारी गालियां सुनी, लेकिन हमने अपने वतन को वतन समझा है, भारत को वतन समझा, मर रह गए लोग, लेकिन नहीं गए। लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर, खास करके सरहदी इलाकों में आप देखेंगे मुसलमान बहुत ज्यादा कटे पीटे, बड़े कमजोर तबका। यूपी का हाथ बहुत बुरा था जब पुलिस एक्शन हुआ आपका इसमें 48 में हैदराबाद में, तो 1 लाख 1.5 लाख लोगों की गर्दनें काटी गई थी। तो अंग्रेजों तहरीक आज़ादी में उतने लोगों की जानें नहीं गई जितना तकसीम बंटवारे में हिंदू और मुसलमानों की जानें गई, है ना। बस दोनों का नुकसान हुआ, मैं ये नहीं कहता कि का, लेकिन मुसलमानों का नुकसान ज्यादा हुआ था क्योंकि मुसलमान कलील तादाद में थे। जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए वो काफी घबराए हुए थे। बिल्कुल। अब यूपी का अगर देखेंगे बहुत सारे गाँव ऐसे थे कि पढ़े लिखे लोग चले गए, वहाँ गरीब कमजोर किस्म के लोग रह गए, वो बेचारे कट रहे थे, पिट रहे थे, माल पे इन्हीं जायदाद पर लोगों का कब्जा हो रहा था। तो ऐसे वक्त में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लाह गरीक रहमत करे, उनको बड़ी बसीरत दी थी अल्लाह ने उनको। उनके तो जामे मस्जिद का खुतबा तो देख ही रहे हैं, जो लोग जा रहे थे दूसरे देश जा रहे थे, लेके सड़कों पे रवाना हो रहे थे, और जामे मस्जिद का वो तारीखी खुतबा उनका था, लोगों ने सफर तर्क कर दिया था। मौलाना आज़ाद ने सन 1948 में रफ़ाहम क्लब में एक जलसा बुलाया, हिंदुस्तान के मोतबर मिली शख्सियात का, मजहबी शख्सियात का रफ़ाहम क्लब में, और वहाँ मौलाना ने एक तारीखी गुफ्तगू की कि हिंदी मुसलमानों तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है कि तुम अलग कोई सियासी जमात बनाओ। मौलाना के सामने में एक तजुर्बा था जिसकी वजह से, और वक्ती तौर पर यह ज़रूरी भी था कि ऐसे वक्त में कोई नई सियासी जमात तश्कील देना गोया और नबूद आजमाई का मामला हो जाता। तो उस वक्त मौलाना ने मना किया, और मौलाना के इस जुमले को कि भाई अब हिंदुस्तान में हमें इन्हीं सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करना है, मुल्की सियासी जमातों के साथ, कोई कांग्रेस के लिए वसीयत नहीं की थी उन्होंने, है ना, कहा कि इन्हीं मुल्की जमातों के साथ मिलकर काम करना, अलग सियासी जमात के मुखालिफ थे। वो वक्ती मौलाना का मशवरा था, बड़ा हकीमाना मशवरा था, क्योंकि उस वक्त अलग सियासी जमात बनाने से कशीदगी और बढ़ जाती। आप देखेंगे कि मौलाना के इस जुमले को सुना बहुत ही बालिग नजर आबादी यूपी, और जलसा हो रहा था रफ़ाहम क्लब लखनऊ में, है ना। आप देखेंगे देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ, नदवा शरीफ, अलीगढ़ शरीफ, है ना, तमाम तर इल्मी खानवादे, पीर मुगा, है ना, तमाम तर पीराने पीर और तरीक़त के लोग, है ना, तमाम तरह का वो है मखज़न है यूपी के 20% मुसलमानों ने मौलाना के इस पर लब्बैक कहा, और 18% 17% आबादी ये तो बिहार के देखा देखी मुसलमान ये भी कहे ठीक है मौलाना जो कुछ कह रहे हैं, और कटे भी थे। वो जो मेरी शायरी का सबब बना कली माजिद साहब, पढ़ लीजिए आप, उनके आंसू टपकेंगे। 30% आबादी, लगभग 27% आबादी वेस्ट बंगाल की मौलाना की परवरिश बर्दाश्त सब वही हुई थी। तो कहा कि भाई ये तो मेरा हक है, मेरे मौलाना का फरमान है। उसने कहा 35% आबादी मुसलमानों की आसाम में, उसने कहा चूंकि जमीयतुल उलमा वगैरह का असर था, मौलाना का ताल्लुक था उनसे, तो सब आमन्ना सदकना कहा। लेकिन कुछ गैरतमंद मुसलमान थे केरल के, उन्होंने कहा कि मौलाना हिंदुस्तान में सियासी जमात के बगैर हम अपने वजूद को बाकी नहीं रख पाएंगे, आपका हुक्म सराखों पर है। यह वक्ती था। कुछ दिनों के बाद, अरसे के बाद उन लोगों ने आज सरे नो वो मुस्लिम लीग जिसकी पेशानी पे चाहे इल्जाम था या हकीकत कि उस पर बंटवारे का दाग था, उसने आज सरे नो इंडियन मुस्लिम लीग को फॉर्म किया और उसके बाद अपने सियासी वजूद की तलाश की। तो मैं उसको कहता हूँ इश्तराक। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं अलग मुस्लिम स्टेट बनाऊंगा, उन्होंने कहा केरल में हम रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई मिलकर सियासत करेंगे, हम अपनी बात भी करेंगे। तो अब दोनों तजर्बा है आपका। अब आप देखिए इसमें 1948 में जो पुलिस एक्शन हुआ तो काफी लोग, कहा जाता है कि जो हैदराबाद का रीजन है वहाँ बीजापुर से लेकर के हैदराबाद के इलाके तक 1-1.5 लाख लोगों की गर्दनें काटी गई थी जो पुलिस एक्शन हुआ था पटेल साहब के जमाने में। तो उसमें ऐसे ऐसे घराने थे कि कंधा, लाश को कंधा देने वाले लोग नहीं थे।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दादा मरहूम हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी ने उस वक्त फिर झंडा बुलंद किया। उसके बाद तो वहाँ के दानिशवर लोग कहते थे कि अब तक सब्र नहीं आया, जिन लोगों की गर्दनें महफूज हैं उनको भी कटवा के छोड़ोगे क्या। तो उनके दादा ने एक तारीखी जुमला कहा, जो लोग कहते हैं कि देखो इंसानी तारीख में कटने मरने मिटने की तारीखें बनती भी करती रहती हैं, लेकिन आज जो मैं तुमको सियासी कुव्वत पैदा करने की बात कह रहा हूँ, तुम इसमें होश के नाखून लो। तुम अगर बगैर सियासी कुव्वत के जियोगे तो जी लोगे, जी तो गुलाम भी जी लेता है, लेकिन तुम गुलामी की जिंदगी जियोगे और सर उठा के जियो। गर्दन अगर कटेंगी भी तुम्हारी तो तुम्हारी नस्लों में सरदार जन्म लेगा, और सर झुका के जियोगे तो तुम्हारी नस्लों में गुलाम जन्म लेगा। आज ये 2 मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ कि आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल, समाजी सूरत हाल, कहाँ तेलंगाना में और केरल में जो है, क्या हिंदुस्तान के दूसरे जिले में है? बिल्कुल नहीं, दूसरे सूबेजात में है? नहीं है। तो और केरल आज़ादी के वक्त की तारीख आप देख लीजिए, जितने फारिगुल बाग थे मुसलमान यूपी के केरल के नहीं थे, बड़े बड़े मुहद्दिस हैं। हाँ, केरल के नहीं, तो माली एतबार से भी मुस्तहकम नहीं थे वो लोग, तल्लाशी का जमाना था, लेकिन वो सियासत में आए और क्राइसिस हुई सियासत में। मोहम्मद कोया साहब वो बुरी तौर पर कुछ दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर भी बने, और कभी कभी तो ऐसा हुआ, और ये हुकूमतें किया क्या इन्होंने, कम्युनिस्ट वाले इनको इलेक्शन के जमाने में कहते थे मजहबी अफ्यून वाले हैं, या कांग्रेस वाले कहते थे मुल्क के बंटवारे वाले हैं, लेकिन जब हुकूमत नहीं बन पाई, हंग असेंबली हो गई, तो दौड़े दौड़े आए, लोगों ने मालिश की। किसी ने कहा कि भाई तुम 7 जीते हुए हो, 7 कर दो, हम 3 को वजीर बना देते हैं। किसी ने कहा कि 7 जीते हो, 7 को वजीर बना देते हैं। बार्गेन किया और हुकूमत में शामिल हुए। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बजट का 70% हिस्सा मुस्लिम वजीरों के कब्जे में था। तालीमी वजीर बने, तालीम अच्छी कर ली, सेहत के वजीर बने, हॉस्पिटल खुलवा लिया, सड़क के वजीर बने, सड़क बनवा ली, इंडस्ट्री के वजीर बने, इंडस्ट्री। यही तो है, मैं कह रहा हूं कि मुसलमान हिंदुस्तान से अलग नहीं है। तरक्की हमारी दलित की भी होनी चाहिए, अगरों की भी होनी चाहिए, हिंदू और मुसलमानों की सबकी होनी चाहिए। इंसाफ के साथ उसने काम किया, जो कुछ तेलंगाना में इस वक्त किया। तो आप देखें, बाद को आसाम वालों को होश आया, है ना जी सर, और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो काम किया है, यकीन है कि मुसलमानों को एक नया हौसला मिला। और आपको इससे पहले भी हम ले जाते हैं कि हमारे उलमा को यकजा करने की तहरीक बिहार को फौकियत हासिल रही है कि गांधी जी के चंपारण की तहरीक ही सिर्फ यहाँ से नहीं उठी, बल्कि अबुल मोहसिन सज्जाद अली रहमा, हजरत मौलाना मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने मिलकर जो एक तहरीक चलाई, कादरी खानवादे के लोग तहरीक चलाई, तो यहाँ अंजुमन उलमा कायम पहले हुआ, जो बाद को बिहार के उलमा की एक तंजीम बनी, और बाद को उसी से जमीयत उलमा वजूद में आया। और उसके बाद देखेंगे कि 1935 या 37 में जो बिहार में इलेक्शन हुआ, तो इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई अबुल मोहसिन सज्जाद अली रहमान ने, और उस वक्त दांत खट्टे किए उसने, कांग्रेस के भी दांत खट्टे किए, मुस्लिम लीग के भी, है ना। सफी दाऊदी साहब थे उस वक्त मुस्लिम लीग के बड़े लीडर, और उस वक्त उन्होंने बिहार में हुकूमत तस्कीर दी, है ना। आप देखेंगे उस जमाने में मजदूरों के लिए, औकाफ के लिए जो उसने काम किए, वो कलीदी काम थे। तो अब देखिए 35% मुसलमान आसाम का नहीं गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद अली रहमा का पैगाम को सुना। 27% मुसलमानों ने कहा कि नहीं साहब, हम अलग सियासी जमात नहीं बनाएंगे। 20% दानिशवरों की जमात ने यूपी में कहा सियासी जमात हम नहीं बनाएंगे। आप बताइए कि जिन लोगों ने अपनी सियासी जमात बनाई उनकी हालत अच्छी है, जिन लोगों ने नहीं बनाई उनकी अच्छी है। आप ये देख लीजिए, मुसलमानों की अलग सियासी जमात और मुसलमानों का इसी सियासी जमात बना। ये और बात है कि इस वक्त बीजेपी और आरएसएस बरहना फिरका परस्ती कर रही है, लेकिन हालात हमेशा इस तरह के नहीं रह जाएंगे। लेकिन आप देखें, उससे पहले भी देखें कि दलितों की जो हालत थी, है ना, जो पिछड़ों की हालत थी, तो उनके दरमियान में तो इलाही की बात भी आई ना, दलित अपना वजूद तलाश करने लगे, रामविलास पासवान खड़े हुए। तो वो दलित जो किसी के दरवाजे पे बैठने की हिम्मत नहीं करता था, बड़े लोगों के दरवाजे पे जाकर कुर्सी पे बैठा, और एक वक्त आया कि पासवान भाइयों को हिम्मत दी, है ना, दिवंगत नेता ने, कि ऊपर आसमान नीचे पासवान, ये हिम्मत हौसला दिया उन्होंने। ये जादव भाइयों को देखिए, ये अहीर कहलाते थे जी सर, है ना। लेकिन लालू यादव का भला हो कि लालू जब आए तो पिछड़ों को जोड़ा। ये और बात है कि कुछ खामियां रही हैं, लेकिन पिछड़ों को जो हिम्मत दी है लालू जी ने, उसको आप भुला नहीं सकते। बहन मायावती उठी, जिन दलितों को दरवाजे पर बैठने नहीं देते थे, तो जो लोग उसको बैठने नहीं देते उनके पैरों में मालिश किया उन लोगों ने, जिसके दरवाजे में बैठ नहीं सकते थे। तो मामला ये है कि मैं कहता हूं एक इंसान 70-80 किलो का वजन रखता है ना, उसका 15 किलो का जानू कट जाए वो लंगड़ा हो सकता है, 5 किलो का बाजू कट जाए वो लूला हो सकता है, लेकिन 3 किलो की गर्दन से मुंडी कट जाए तो लाश है। तो जिस जिस्म में
गर्दन नहीं है यानी सर नहीं है, वो लाश है। जिस कौम की कोई क़यादत नहीं है वो भी मानिंदे लाश है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।